आज की शाम बहुत भारी है, दर्द से भरी हुई है और आज का ये शो करते हुए मेरे मन में भी बहुत पीड़ा है, क्योंकि आज तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य बहादुर सैनिकों को हमेशा के लिए खो दिया। जनरल बिपिन रावत कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनके एक इशारे पर 14.5 लाख सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर सबक सिखाने की हिम्मत रखते थे। वो एक बहुत ही डेकोरेटेड और बहादुर सैनिक थे और उनके ऊपर भारतीय सेना को आधुनिक बनाने और सेना के तीनों अंगों के एकीकरण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज के विशेषण में उनकी मृत्यु का शोक तो है ही, लेकिन साथ ही हमारी लाचारी पर क्रोध भी है। क्रोध इस बात का है कि दुनिया की इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति होते हुए भी हम अपने सबसे बड़े जनरल को एक सैनिक हेलीकॉप्टर में 50 किलोमीटर की, सोचिए सिर्फ 50 किलोमीटर की एक सुरक्षित यात्रा नहीं करा पाए। मी-17 V5 जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर के होते हुए भी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह हेलीकॉप्टर कभी क्रैश नहीं हो सकता, हम इस दुर्घटना को रोक नहीं पाए। और सवाल यह है क्यों। सबसे पहले आपको इस पूरी घटना की टाइमलाइन बताते हैं। आप पहले जानिए कि यह घटना हुई कैसे। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत आज सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से तमिलनाडु के कोयंबटूर के लिए रवाना हुए। उनके साथ इस विमान में 7 लोगों का स्टाफ भी था, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी थे। लगभग 2.5 घंटे बाद सुबह 11:30 बजे उनका विमान कोयंबटूर के सुलूर आर्मी बेस कैंप पर पहुंचा, जहां केवल 10 मिनट रुकने के बाद जनरल रावत, उनकी पत्नी और बाकी का स्टाफ वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए रवाना हो गए, जो नीलगिरी जिले में कुन्नूर हिल स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित है और एक बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां भारतीय सेना और दुनिया भर के सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारी यहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और आज जनरल रावत वहीं गए थे। इस मिलिट्री कॉलेज में जनरल बिपिन रावत एक लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। सुबह ठीक 11:47 पर ये 9 लोग और बाकी 5 लोगों का एक क्रू, जिनमें 2 पायलट भी थे, ये सभी रशिया में बने मी-17 V5 हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। लेकिन इसके आधे घंटे बाद ही 12:20 पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और हमें यह भी पता चला कि क्रैश होने के बाद इस हेलीकॉप्टर में एक धमाका भी हुआ था। इस नक्शे की मदद से आप यह समझ सकते हैं कि हादसा किस इलाके में हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में यह हादसा हुआ है और यहां आप नक्शे पर समझ लीजिए यह हादसा कैसे हुआ। आपकी स्क्रीन पर यह वही मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है और यह हेलीकॉप्टर वेलिंगटन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर कुन्नूर में जाकर क्रैश हो गया। कुन्नूर से नीलगिरी के पहाड़ों और वहां पर टी एस्टेट्स की शुरुआत हो जाती है, यानी यह इलाका जंगल के बीचों बीच है और बहुत घना है। यहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वृक्ष हैं और यहां तुरंत मदद पहुंचाना आसान काम नहीं है घने जंगलों की वजह से। और शायद यही वजह है कि जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां स्थानीय लोगों को पहुंचने में भी बहुत समय लग गया और रेस्क्यू ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटे के बाद ही शुरू हुआ। यहां 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली ये कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर अगर 5 मिनट और ऐसे ही उड़ता रहता तो वेलिंगटन के उस मिलिट्री कॉलेज में सुरक्षित पहुंच जाता जहां उनका यह कार्यक्रम था। यानी वो दिल्ली से वेलिंगटन की दूरी लगभग पूरी ही कर चुके थे, बस 5 मिनट की दूरी बची थी। लेकिन यह आखिरी 5 मिनट में यह हादसा हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात यह कि जिस देश के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जो सीमा पर एक साथ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का सामना कर रहा है, जिसका सालाना रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ रुपए का है, वो देश अपने सबसे बड़े जनरल को 50 किलोमीटर की दूरी भी सुरक्षित तौर पर तय नहीं करवा पाया। यह बात बहुत कड़वी है, लेकिन आज आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैसे तो हम हमेशा भारतीय सेना के बारे में आपको अच्छी बातें ही बताते हैं। जहां जहां भी कोई गलती होती है तो वहां उसको सही मंशा से की हुई बात मानते हैं, लेकिन आज कुछ कड़वे सवाल इंडियन एयरफोर्स से हमें पूछने ही पड़ेंगे। 16 मार्च वर्ष 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई थी।
इसके बाद वो देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गए, जहां उन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सेना में यह सम्मान उस कैडेट को मिलता है जो ट्रेनिंग के दौरान सबसे शानदार प्रदर्शन करता है। जनरल बिपिन रावत ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से इसके बाद पीएचडी की डिग्री ली, यानी वो डॉक्टरेट कर चुके थे। आप उन्हें डॉक्टर बिपिन रावत भी कह सकते हैं। वो आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज गए और उन्होंने इसी विलिंगडन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से भी एमफिल की पढ़ाई की थी। यह वही कॉलेज है जहां आज वो लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। इसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है। सोचिए, जीवन कितनी अनिश्चितताओं से भरा होता है। जनरल बिपिन रावत ने कभी यह सोचा नहीं होगा, हमने भी कभी यह कल्पना नहीं की थी कि वेलिंगटन के जिस मिलिट्री कॉलेज में वो सेना का अफसर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, एक दिन उसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा और उनका जीवन वहीं समाप्त होगा। जनरल रावत केवल 20 वर्ष के थे जब उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। यह बात वर्ष 1978 की है। उस समय वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर थे। इसके बाद वो लेफ्टिनेंट बने, फिर सेना में ही उन्हें कैप्टन और मेजर की रैंक मिली और वर्ष 2007 में ब्रिगेडियर बनने के 10 साल बाद वर्ष 2017 में उन्हें भारत की थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया। अपने 43 वर्षों की सेवा में उन्होंने कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिनमें जान जाने के पूरे आसार थे, जान जा सकती थी। बहुत रिस्की ऑपरेशंस थे। कश्मीर घाटी से लेकर एलसी और एलएसी तक हर मोर्चे पर उन्होंने सेना को लीड किया और नॉर्थ ईस्ट में भी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशंस में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में भारत ने 2 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। पहली सर्जिकल स्ट्राइक वर्ष 2015 में म्यांमार में की थी। तब वो सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और नागालैंड के दीमापुर में 3rd कॉर्प्स को लीड कर रहे थे, जो सेना की एक विशेष बटालियन है। बिपिन रावत के नेतृत्व में इसी बटालियन ने उग्रवादियों के खिलाफ म्यांमार में घुसकर कार्रवाई की थी और 40 उग्रवादियों को मार गिराने के साथ उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद सितंबर 2016 में जब उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की, तब जनरल रावत सेना में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनकी भूमिका काफी अहम थी। जनरल रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत ने पहली बार यह महसूस किया था कि देश में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, जो तीनों सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करेगा, एकीकरण का काम करेगा। लेकिन सीडीएस की नियुक्ति में 20 वर्ष लग गए और 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पहले सीडीएस की आज इस तरह से मृत्यु हो गई। अब हम आपको 4 पॉइंट्स में समझाते हैं कि भारत के लिए जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के क्या मायने हैं। भारत को उन 4 दशक लंबे सैन्य अनुभव की बहुत कमी खलेगी। जनरल बिपिन रावत एलसी पर पाकिस्तान की कमजोरियां जानते थे, एलएसी पर चीन की कमजोरियों को समझते थे। बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के लिए उनकी सैन्य रणनीति काफी अलग और आक्रामक थी, इसलिए उनकी मृत्यु से कहीं ना कहीं दुश्मन देश काफी आज खुश होंगे। जनरल रावत की मृत्यु ऐसे समय में हुई जब भारत एलसी और एलएसी यानी पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन के साथ गतिरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में उनकी मृत्यु का असर पड़ोसी देशों के साथ गतिरोध को भी कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। बतौर सीडीएस वो तीनों सेनाओं के बीच संतुलन को बनाकर रणनीतियां तैयार कर रहे थे। अब उनके बाद देश के सामने नए सीडीएस को नियुक्त करने की चुनौती होगी, जो तीनों सेनाओं को एक साथ लेकर चल सके। और उनकी मृत्यु से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत धक्का लगेगा। इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि जिस देश के पास दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है, वो देश अपने सबसे बड़े जनरल को बचा नहीं पाया और इस तरह एक भूल के कारण कह लीजिए, एक गलती के कारण कह लीजिए, जिसकी की जांच के बाद पता चलेगा, आज हमारे देश ने अपने सर्विंग सीडीएस को इस तरह से खो दिया और उनके साथ हमारे बाकी के जो बहादुर सैनिक हैं उन्हें भी इस तरह से खोया। जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो कोई पुरानी पीढ़ी का पुराना हेलीकॉप्टर नहीं है। आज की तारीख में दुनिया के 60 देश इस सीरीज के 12,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है जिसके जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे कहते हैं Mi-17 MI-17 V5। ये रशिया में बना हुआ हेलीकॉप्टर है
और इस हेलीकॉप्टर को चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स में की जाती है। तो फिर यह क्रैश कैसे हुआ? अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला यह हेलीकॉप्टर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों और खराब मौसम में भी ऑपरेट कर सकता है, ऐसा इसके मैनुअल में लिखा हुआ है। इसे लैंडिंग के लिए हेलीपैड की जरूरत नहीं होती। ये ऊबड़ खाबड़ जगहों पर, मुश्किल जगहों पर आसानी से लैंड करता है और वहां मदद भी पहुंचा सकता है। तो फिर आज क्या हुआ था? इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, तलाशी अभियान और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है, और इसमें एक बार में 3 क्रू मेंबर्स के अलावा 36 लोग बैठ सकते हैं। बड़ा हेलीकॉप्टर है ये। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 13,000 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। सोचिए, जो हेलीकॉप्टर इतना आधुनिक हो, 13,000 किलोग्राम का वजन उठाने की क्षमता रखता हो, जिसके बारे में कहते हो कि यह कहीं भी उतर सकता है, जिसके बारे में कहते हो कि यह खराब मौसम में भी ऑपरेट कर सकता है, फिर आज यह हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चला? कुल मिलाकर कहें तो यह हेलीकॉप्टर इतना आधुनिक है कि इसका इस्तेमाल आंखें बंद करके भी किया जा सकता है, और ऐसा होता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घरेलू उड़ानों के लिए अक्सर इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेना में भी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए यह हेलीकॉप्टर प्रयोग में लाया जाता है। रशिया में निर्मित MI सीरीज के 150 हेलीकॉप्टर्स इस समय भारत के पास हैं, और ये हेलीकॉप्टर्स ज्यादा पुराने नहीं हैं। भारत को 2011 से 2018 के बाद ये सारे हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। लेकिन सोचिए, ये कितने बड़े अपमान का विषय है कि भारत के इतिहास का पहला CDS उसी की सेना के हेलीकॉप्टर में एक क्रैश में इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाए। यह एक अपमान का विषय है और इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, और आज इसका जवाब देश को देना पड़ेगा। आज ये समझने का दिन है कि भारतीय सेना में विमान क्रैश की इतनी ज्यादा घटनाएं अक्सर होती क्यों हैं। और आप सब लोग भी याद करके देखिए, लगभग हर 2-3 महीने में आपको ये खबर कहीं ना कहीं देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है कि भारतीय वायुसेना का कोई प्लेन क्रैश हो गया। और अब तो हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है कि जब किसी फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर आती भी है तो ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग, क्योंकि लोगों को अब इसकी आदत पड़ चुकी है। वर्ष 1948 से 2021 के बीच, यानी पिछले 73 वर्षों में सेना के 1751, ये फिगर आप याद रखिए, 1751 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स हम क्रैश करा चुके हैं सेना के अब तक, आजादी के बाद से। यानी इस हिसाब से हर वर्ष औसतन 24 और हर महीने सेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सोचिए, ऐसा क्या है कि औसतन हर महीने इतने दुर्घटना हो रही हैं हमारे देश में। अगर बात सिर्फ 1994 से 2014 के बीच की हम करें, 20 साल की बात अगर करें, तो इस दौरान भारतीय सेना के 394 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं। सोचिए, 94 से लेकर 2014 तक 394 हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स हमने क्रैश करा दिए। यानी इस दौरान हर साल औसतन 20 विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। 20 विमान, हर साल 20 विमान हम खो देते हैं दुर्घटनाओं में, क्रैश में। ऐसा क्या हो रहा है यहां पर? कहने का मतलब यह है कि भारत में विमानों के क्रैश होने का सिलसिला आज भी बदला नहीं है। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में भी इसी तरह सेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त होते थे, और आज आधुनिकता के इस दौर में भी ये दुर्घटनाएं रुकी नहीं है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। तो आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जनरल रावत की और हमारे बाकी के बहादुर सैनिकों की जान बच सकती थी? क्या यह लापरवाही है? यह क्या है? या यह एक षड्यंत्र है? उदाहरण के लिए भारत, रशिया और चीन, तीनों ही ये देश जो हैं, भारत, रशिया और चीन, तीनों देश सुखोई लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करते हैं। तीनों के पास सुखोई हैं जो रशिया में बनते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में वर्ष 2009 से 2015 के बीच यही सुखोई विमान 6 बार क्रैश हुआ, जबकि इसी समय अवधि में रशिया और चीन में इस विमान के क्रैश होने की 1-2 घटनाएं ही सामने आई, जबकि इन दोनों देशों के पास भारत से कहीं ज्यादा सुखोई लड़ाकू विमान है। कुछ वर्ष पहले भारत ने दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलीज खरीदा था।
उस समय अमेरिका से ऐसे कुल 6 विमान खरीदे गए थे जिनकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए थी, यानी एक विमान लगभग 1150 करोड़ रुपए का था। और इस विमान की खासियत यह थी कि इन्हें लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हर मौसम में ऑपरेट कर सकता है। अमेरिका की जिस कंपनी ने इस विमान को बनाया है वो ये कहती है कि इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी क्रैश होने से खुद को बचा ले, यानी ये क्रैश नहीं हो सकता, ऐसी इसकी बनाने वाली कंपनी कहती है। और भारत को छोड़कर जिन देशों में ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है वहां इसके क्रैश होने की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन भारत के मामले में ये तस्वीर भी अलग है। भारत में वर्ष 2014 में ही एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और भारत सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना था कि यह हादसा पायलट की गलती की वजह से हुआ क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में कुछ कमियां थी। वर्ष 2017 में भी इसी सीरीज का एक और विमान गड़बड़ी की वजह से लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सोचिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान बताया जाता है जो कहीं भी लैंड कर सकता है, उस विमान को भी हमने क्रैश करा दिया। सोचिए, जो विमान दूसरे देशों में कभी क्रैश नहीं हुआ वो भारत में आकर हार गया और यहां क्रैश हो गया। भारत में प्रतिदिन 4 से 5 हजार यात्री विमान उड़ान भरते हैं। 4 से 5 हजार जो पैसेंजर सिविलियन प्लेन्स जो हैं, जिनमें आप सब लोग यात्रा करते हैं, जो अलग अलग एयरलाइंस में उड़ते हैं, वो हमारे यहां उड़ान भरते हैं, जिनमें लाखों यात्री सफर करते हैं। जबकि एक अनुमान के मुताबिक सेना में प्रतिदिन ट्रेनिंग और दूसरे कामों के लिए केवल 200 विमान ही उड़ान भरते हैं। तो सोचिए, कहां हमारे देश में 4 से 5 हजार उड़ान भरी जाती हैं। अगर आप सिविल एविएशन की बात करें, ये भी तो विमान ही है, और अगर आप सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, तो उसके मुकाबले हमारे यहां 200 लगभग औसतन 200 उड़ानें प्रतिदिन भरी जाती हैं। हालांकि यह संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है, एक औसत हमने आपके लिए आज निकाला है, लेकिन इसके बावजूद यात्री विमानों की तुलना में सेना के विमान कहीं ज्यादा क्रैश होते हैं। 1945 से 2021 के बीच पिछले 76 वर्षों में 95 यात्री विमान क्रैश हुए हैं। जो पैसेंजर प्लेन्स जो होते हैं वो 95 प्लेन क्रैश हुए हैं भारत में आजादी से लेकर अब तक, जबकि इसी समय अवधि में सेना के 1751 विमान क्रैश हो चुके हैं। आप तुलना देख लीजिए दोनों की, दोनों ही विमान हैं। किसी भी देश में जब कोई यात्री विमान क्रैश होता है तो इस विमान में तकनीकी खामियों की तुरंत जांच होती है। कई मामलों में जांच होने तक उस सीरीज के, उस कंपनी के यात्री विमान के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे वर्ष 2018 में बोइंग 737 मैक्स सीरीज के 2 यात्री विमान क्रैश हो गए थे, जिसके बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। लगभग 1.5 साल तक ये विमान रनवे पर ऐसे ही खड़े रहे, उड़ाया नहीं गया इन्हें। लेकिन सेना में इस प्रक्रिया को शायद अपनाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए भारत में वर्ष 2012 तक मिग सीरीज के 872 में से 482 विमान क्रैश हो गए। 872 में से 482 विमान क्रैश हो गए। आधे से ज्यादा समय के साथ ये दुर्घटनाग्रस्त होते चले गए। लेकिन इसके बावजूद इन विमानों का इस्तेमाल कई दशकों तक हम ऐसे ही करते रहे, हमने इनको रोका नहीं। वर्ष 2016 में जी न्यूज की एक टीम इसी Mi-17 हेलीकॉप्टर पर सवार हुई थी और हमारी टीम ने हवा में उड़ान भरते हुए इस हेलीकॉप्टर की शक्तियों को बहुत करीब से देखा था, इसके फीचर्स को बहुत करीब से देखा। आपको ये रिपोर्ट देखकर आज हुई दुर्घटना पर यकीन नहीं होगा और आप सोचेंगे कि इतना शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जिसे आंखें बंद करके उड़ाया जा सकता है, वो अचानक से क्रैश कैसे हुआ और इस दुर्घटना ने देश के इतने बड़े जनरल की जान कैसे ले ली। Mi-17 V5 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी मौसम में ये चॉपर उड़ान भर सकता है। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है, जवानों को निकालना पड़ता है, या कई बार ये भी देखा जाता है कि जब जवान नक्सल ऑपरेशन के दौरान घायल होते हैं तो सही वक्त पर ऐसे चॉपर न होने से जवानों की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। Mi-17 V5 के बारे में कहा जा रहा है कि चॉपर जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की तरह काम कर सकता है। ये अगर आप देखें तो ये कॉकपिट का हिस्सा है जहां पर इसको यहाँ पर पायलट्स बैठते हैं। हम आपको अंदर ले चलते हैं और थोड़ा सा ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से Mi-17 V5 को एक तरीके से अंदर से दिखता है। अगर आप ये देखें तो ये जो हिस्सा है
यहाँ पर 2 पैरेलल सीट्स हैं और जरूरत पड़ने पर ये जो सीट है ये ठीक एक तरीके से एक एम्बुलेंस अगर आप देखें तो जो मेडिकल गाड़ियाँ होती हैं उस तरीके से तब्दील हो जाएंगी, जिनको फर्स्ट एड यहाँ पर दी जाएगी जवानों को बचाने के लिए। यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। ये चॉपर की सबसे खास बात है कि बहुत सिक्योर है। अब तक अगर भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें, एक्सीडेंट रेट की बात करें, तो Mi-17 V5 चूंकि सबसे ज़्यादा मॉडर्न है और इसका जो एक्सीडेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है और इस वजह से एयरफोर्स को इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। इंडियन एयरफोर्स इस चॉपर का इस्तेमाल युद्ध के दौरान भी करती है। जवानों को यहाँ से इस पर बैठ के कमांडो या तो एयर ड्रॉपिंग करते हैं, आसमान से ज़मीन पे जंप करते हैं, या फिर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.